माशाल्लाह आप सबका बहुत शुक्रिया। अब हम फार्मली जो है वो स्मार्ट पीएलएस के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन के अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग का, कि स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग क्या चीज़ है। देन फंडामेंटल्स ऑफ पीएलएस एससीएम, पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, और इसके बाद assumptions हैं कि why we use smart PLS as compared to the other softwares, और उसके अंदर जो है वो हमारी जो कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस या जो वैलिडिटी के जो चीज़ें थी उनको हम किस तरह से एड्रेस करेंगे करते हैं, और देन उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस तरह से करते हैं। इस सेशन के अंदर हम वो तमाम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, जो कि हमारे रिसर्च थीसिस के अंदर या रिसर्च पेपर के अंदर टेस्ट जो है वो जो अप्लाई होते हैं और जो रिपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। इंशाल्लाह ताला ये सेशन अटेंड करने के बाद अगर आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप रिसर्च पेपर के अंदर अपना डाटा एनालिसिस इंशाल्लाह ताला खुद करने के कैपेबल हो जाएंगे। हम फर्दर स्टार्ट करते हैं। इसमें नॉर्मली जो है वो टू जनरेशन्स के अंदर जो है वो सेग्रीगेट किया जाता है। जो रिसर्च टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, पर्टिकुलरली जो रिसर्च टूल्स यूज होते हैं फॉर डाटा एनालिसिस। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने जो फर्स्ट जनरेशन टेक्निक्स दी जिसके अंदर स्मार्ट पीएलएस था उसको हमने डिस्कस किया था कि उसके अंदर रिग्रेशन किस तरह से होती है, उसके अलावा फैक्टर एनालिसिस किस तरह से हम कंडक्ट करते हैं और बाकी किस तरह से रिजल्ट्स को रिपोर्ट करते हैं अपने रिसर्च थीसिस के अंदर या रिसर्च पेपर के अंदर। उसके बाद सेकंड जनरेशन टेक्निक्स जो आई हैं उसके अंदर रिग्रेशन की बजाय जो है वो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है और ज्यादा एडवांस टेक्निक्स समझी जाती है, जो कि सॉरी जो कि हमें एनेबल करती है कि हम मल्टीपल रिग्रेशन कह लें या मल्टीपल पाथ्स के जो रिलेशनशिप्स हैं वो एट द सेम टाइम जो है वो हम अप्लाई भी कर सकते हैं और उनको टेस्ट भी कर सकते हैं। इफ यू रिमेंबर, मोस्टली स्टूडेंट्स वही हैं जिन्होंने लास्ट टाइम एसपीएसएस के अंदर भी हमारी क्लास सेशन अटेंड किया था, तो उसमें हमने एक लिमिटेशन डिस्कस की थी माइक प्रोसेस मैक्रो की भी, और सिमिलरली जो है वो एसपीएसएस की भी, कि उसके अंदर मल्टीपल डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो एट द सेम टाइम जो है वो हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग जो है वो उस जो हमारी शॉर्टकमिंग्स थी उसको एड्रेस करने के लिए काफी हेल्पफुल है। स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग क्या है? is a second generation statistical modeling technique that allows the simultaneous modeling of relationships among multiple independent and dependent constructs. Normally SCM जो है वो एक्सप्लोर और कंफर्म थ्योरी के लिए यूज की जाती है। कैन एनीवन एक्सप्लेन कि स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग क्या है? स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग जो है वो हमें इनेबल करती है कि हम एट द सेम टाइम एक ही मॉडल के अंदर हमारे मल्टीपल इंडिपेंडेंट मल्टीपल डिपेंडेंट्स अगर वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को हमने टेस्ट करना हो तो वो नॉर्मली हम एसपीएसएस के अंदर या माइक्रो एसपीएसएस के अंदर जो हमने लास्ट टाइम टूल यूज किया था उसके थ्रू हम मल्टीपल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर या कॉम्प्लेक्स मॉडल्स जो हैं उनको टेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग जो है वो हेल्प करती है। स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग की दो मेन टाइप्स हैं। एक कोवेरियंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग है और एक वेरिएंस बेस्ड है जिसको पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग कहते हैं। कोवेरियंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग जो है वो नॉर्मली थ्योरीज को कंफर्म करने के लिए यूज होती है, थ्योरीज को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए। और जो पार्शियल लीस्ट स्क्वायर
स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग है वो नॉर्मली थ्योरी डेवलपमेंट के लिए और एक्सप्लोरेटरी स्टडीज के लिए यूज होती है। जो कोवेरियंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग है ये नॉर्मली कंडक्ट की जाती है या अप्लाई की जाती है बाय यूजिंग एमओस के थ्रू आप कर सकते हैं, एम प्लस के थ्रू कर सकते हैं या आर के थ्रू कर सकते हैं। इसी तरह से पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चर मॉडलिंग को यूज करने के लिए भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, जिनमें से एक सॉफ्टवेयर जो है वो स्मार्ट पीएलएस है। होप यू कैन अंडरस्टैंड। ये आपको सॉफ्टवेयर दिए काफी डिटेल में बताया हुआ है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है वो यूज किए जा सकते हैं। जैसे अगर आप देखें कोवेरियंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के लिए एमओस, उसके अलावा लिजरल और एम प्लस जो है ये काफी इन यूज हैं। इसी तरह से जो है वो पार्शियली स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के लिए जो है वो स्मार्ट पीएलएस जो है वो बहुत प्रोमिनेंटली जो है वो यूज किया जा रहा है इन रिसेंट ईयर्स। इस हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन हो कोवेरियंस बेस्ड और पार्शियली स्क्वायर इक्वेशन मॉडलिंग के हवाले से? एक्सीलेंट, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। अब पार्शियली स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग हम क्यों यूज करते हैं, उसकी मुख्तलिफ जो है वो रीजंस और इस टेक्निक को प्रेफर करने की जो रीजंस हैं वो राइट डाउन की हुई हैं। जहाँ पे सैंपल हमारे पास लो हो या स्मॉल हो, फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास सैंपल जो है वो 80 का है, 100 का है, तो उसके लिए जो है वो नॉर्मली एमओस जो है या जो कोवेरियंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं वो नॉर्मली रिकमेंड नहीं किए जाते और ना ही वो उसको फुली तौर पे सपोर्ट करते हैं। लाइक अगर आपने एम प्लस या एमओस के अंदर अगर आपने एनालिसिस करना है या आपने एससीएम जो है वो अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपका सैंपल साइज जो है वो स्मॉल नहीं होना चाहिए, वो एटलीस्ट 200 या 300 इस तरह से होना चाहिए, तो उसके रिजल्ट्स जो है वो ज्यादा रिलायबल होते हैं। अगर आपका सैंपल साइज जो है वो स्मॉल है लाइक 100 120, तो उसके लिए ज्यादा प्रेफरेबल होता है कि आप जो है वो पीएलएस एससीएम जो है उसको यूज करें। सेकंड जो रीजन है वो है डाटा नॉर्मेलिटी की। आपने लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया, इसके अलावा भी आप लोगों ने एसपीएसएस के अंदर जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो उसकी सबसे पहली जो प्री मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स थी रिग्रेशन को अप्लाई करने के लिए, वो डाटा नॉर्मेलिटी की जो अजम्पशंस है उनको फुलफिल करना था कि डाटा जो है वो आपका नॉर्मल होना चाहिए, उसके अंदर जो है वो कन्वर्जेंट नॉर्मेलिटी की अजम्पशंस जो है ऑटो कोलिनियरिटी की, मल्टी कोलिनियरिटी की जो है उन सबको आप टेस्ट करते हैं पहले, और उसके बाद जो है वो आप रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर डाटा नॉर्मल नहीं है तो आप जो है वो रिग्रेशन एनालिसिस को जो है वो रन नहीं कर सकते। जबकि स्मार्ट पीएलएस या पीएलएस एससीएम के अंदर हमारी डाटा नॉर्मेलिटी की कोई भी अजम्पशन जो है उसको फुलफिल करना लाजमी नहीं है। देन अगर हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्स मॉडल हो, मल्टीपल इंडिपेंडेंट और मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, तो उस केस के अंदर भी हम पीएलएस एससीएम को प्रेफर करते हैं। देन वी हैव मोर देन वन अंडरपाइनिंग थ्योरीज, और अगर मल्टीपल थ्योरीज को आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए भी ज्यादा प्रेफरेबल है कि आप पीएलएस एससीएम जो है उसको यूज करें। देन अगर आप की कंस्ट्रक्ट्स जो हैं उनको प्रेडिक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, तो उस केस के अंदर भी फिर आपका थ्योरी बिल्डिंग का अगर आप प्रोसेस कर रहे हो तो उसके लिए भी जो है वो नॉर्मली आप पीएलएस एससीएम यूज कर लेते हैं। और देन अगर आपके फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट्स आर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडल, अब ये रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट्स का अभी तक जो है वो कॉन्सेप्ट एम्बेड नहीं हुआ एसपीएसएस के अंदर, या जो हमारा इवन एमओएस के अंदर भी अभी तक फॉर्मेटिव और
रिफ्लेक्टिव कॉन्स्ट्रक्ट्स की डिस्कशन जो है वो स्टार्ट नहीं हुई। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई इशू तो नहीं है? ये चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत लाजमी है, क्योंकि जब हम अपना रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं या रिसर्च थीसिस लिख रहे होते हैं, तो वी हैव टू राइट डाउन द रीजंस, लॉजिक, जस्टिफिकेशन कि हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया है, तो क्यों किया है, कौन सा टूल यूज किया है डाटा एनालिसिस के लिए और वो टूल क्यों यूज किया है। तो इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत लाजमी है। अगर हमें क्लैरिटी होगी तो हम वहां पे ये सारी रीजंस जो हैं वो हम राइट डाउन करेंगे। जितना ज्यादा क्लैरिटी के साथ हम जस्टिफाई करेंगे अपनी रिसर्च मेथडोलॉजी को कि हमने कौन सा की टेक्निक, टूल और टेक्निक यूज की है, उसकी रीजंस लिखेंगे और विद रेफरेंसेस लिखेंगे, तो वो हमारे लिए उतना ही ज्यादा हेल्पफुल होगा हमारे रिसर्च पेपर्स की लेजिटिमेसी को, और इवन एज ए रिसर्चर हमारी लेजिटिमेसी जो है उसको इंक्रीज करेगा, हमारी वर्थ को इंक्रीज करेगा। यहां तक क्लियर है? काइंडली चैट बॉक्स में ओके, यस, डन कोई चीज करेंगे तो मुझे भी साथ साथ जो है वो क्लैरिटी मिलती जाएगी कि कितने लोगों को जो है वो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? ऐसे ही है? सर पार्टिसिपेंट बड़े एक्टिव होके आपकी बातें सुन रहे हैं और अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। माइट बी नहीं, इतने भी ज्यादा एक्टिव नहीं होना चाहिए कि कोई सवाल ही ना हो। ये भी है। ये ये चीज ये चीज काफी सर वरीइंग ये है मेरा मेरे पहला लिए दिन है, मुझे कि थोड़ा सा अभी समझने दें, इंशाल्लाह मैं सवाल जरूर करूंगा आपसे। अच्छा चले, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। Just wait and watch. असल में देखें, इस सारी एफर्ट्स की अल्टीमेट ऑब्जेक्टिविटी ये है कि हमारी लर्निंग जो है वो एट द एंड इंक्रीज हो, हम सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करें और चीज़ों को सीखें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब बिल्कुल खामोशी होती है तो ऐसे लगता है कि शायद जैसे मेरी बात जो है वो सही तौर पे मैं कन्वे नहीं कर पा रहा या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो इसलिए भी जरा पूछना जो है वो अच्छी बात होती है। सर एक अब स्मार्ट पीएल, जी जी, सर अब अगर हम कोई भी टेक्निक अप्लाई करते हैं तो हमें वी हैव टू टेस्ट नॉर्मलिटी टेस्ट फर्स्ट, राइट? जी जी जी, In this case, जब we are applying smart filters, we don't need to test normality test. अगर हम normality test check नहीं कर रहे तो हमें कैसे पता होगा कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं या मैं वैल्यू जनरेट हुई अनबाइस्ड हूँ? अच्छा, यही ब्यूटी है स्मार्ट पीएलएस की या पीएलएस स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग की, कि ये नॉर्मेलिटी की असम्पशंस फुलफिल करना आपके लिए लाजमी नहीं है। तो ये आपके लिए तो मजीद बेनिफिशियल है कि इन केस अगर आप का डाटा जो है वो आपने टेस्ट रन किया, आपको लगा कि वो डाटा नॉर्मेलिटी का कोई इशू आ रहा है, तो रेदर देन आप एसपीएसएस के अंदर एनालिसिस करें, आप स्मार्ट पीएलएस के अंदर अगर करेंगे तो आपको नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन ही रेज नहीं होगा कि आपकी डाटा की नॉर्मेलिटी का क्या इशू है। उसकी अजम्पशंस आपको रिपोर्ट भी इवन नहीं करनी। मैं अभी आपको रिसर्च पेपर भी दिखाऊंगा, एक शेयर करूंगा, मुख्तलिफ जो है वो टूल्स जिसके अंदर टेक्निक्स यूज की हुई हैं, तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो नॉर्मेलिटी की अजम्पशंस जो है वो आपको इसके अंदर ना तो फुलफिल करने की जरूरत है और ना ही रिपोर्ट करने की जरूरत होती है। इसकी कोई जस्टिफिकेशन है व्हाई वी डोंट नीड टू चेक द नॉर्मेलिटी इन दिस केस? क्योंकि पीएलएस ये स्मॉल डाटा सेट पे जी जी, या ये हो सकता है कोई ऐसी कंडीशन, कोई ऐसी बात है कि वी डोंट नीड टू टेस्ट द नॉर्मेलिटी टेस्ट, एक क्या? देखिए उसकी अजम्पशन अगर आप देखें, इसका आपको जो है वो मिल जाएगा। ये वाली जो सेकंड हमने रीजन जो डिस्कस की है, द डाटा आर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड,
तो ये आपको रिसर्च पेपर्स जो स्मार्ट पीएलएस के ऊपर हैं, इसके अंदर आपको इसके रेफरेंसेस मिल जाएंगे कि डाटा नॉर्मेलिटी इज नॉट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू अप्लाई पीएलएस एससीएम। ठीक है, मतलब हमें डाटा को चेक ही नहीं करनी नॉर्मेलिटी, जस्ट वी कैन अप्लाई स्मार्ट पीएलएस ऑन द डाटा। बिल्कुल ऐसे ही आपने किसी जगह पे भी हम डाटा नॉर्मेलिटी को टेस्ट नहीं करेंगे और ना ही उसको रिपोर्ट करेंगे कि डाटा नॉर्मल है कि नहीं है हमारा। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। देन जो स्मार्ट पीएलएस है उसके थ्रू, क्योंकि हम पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके अंदर दो मेन जो है वो स्टेप्स हैं। सबसे पहले है मेजरमेंट मॉडल और उसके बाद सेकेंडली हमारा होगा स्ट्रक्चरल मॉडल। इस चीज को प्लीज माइंड में रखना है आपने। ये थ्रू आउट जितनी भी स्मार्ट पीएलएस का आपकी डाटा एनालिसिस आपने अप्लाई करना है या आपने जब भी रिपोर्ट करना है थीसिस के अंदर और पेपर के अंदर, तो ये दो जो चीजें हैं इनको आपने जरूर माइंड में रखना है, क्योंकि इन्हीं को ही आपने रिपोर्ट करना है अपने तमाम रिसर्च थीसिस के अंदर, जिस भी लेवल पे आप कर रहे होंगे या रिसर्च पेपर्स के अंदर। अब इनकी हम जो है वो फर्दर आगे डिस्कशन करते हैं कि मेजरमेंट मॉडल क्या होगा और स्ट्रक्चरल मॉडल क्या होगा। उससे पहले हम सर सॉरी सर फॉर इंटरप्शन, सर थोड़ा सा दोबारा बता दें कि स्ट्रक्चर मॉडल और मेजरमेंट मॉडल आर टू डिफरेंट फॉर्म्स टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, या ये दो टाइप्स हैं जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं? अच्छा, ये अभी ना हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जस्ट अभी सिर्फ आपने याद रखना है कि स्मार्ट पीएलएस के अंदर दो तरह के मॉडल्स जो हैं वो हम टेस्ट करेंगे। पहला मॉडल होगा मेजरमेंट मॉडल और दूसरा होगा स्ट्रक्चरल मॉडल। इसकी डिटेल अभी हम आगे जाके 2-3 स्लाइड्स के बाद जो है वो इसकी डिटेल्स आ जाएंगी, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या किस मॉडल के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो हम टेस्ट कर रहे होते हैं और रिपोर्ट कर रहे होते हैं। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इनर मॉडल और आउटर मॉडल को। एनीवन कैन हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द इनर मॉडल और आउटर मॉडल के बारे में? एक्सोजीनियस वेरिएबल्स और एंडोजीनियस वेरिएबल्स के बारे में किसी ने सुना है अभी तक? स्मार्ट पीएलएस के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, अगर आप स्मार्ट पीएलएस के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे होंगे या आप उसकी किसी जगह पे कोई पेपर पढ़ रहे होंगे, तो उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं उनको एक्सोजीनियस वेरिएबल्स भी कहते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनको एंडोजीनियस वेरिएबल्स भी कहा जाता है। अब हम यहाँ पे इनर मॉडल और आउटर मॉडल जो है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है इनर मॉडल का और आउटर मॉडल का, ये हमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करेगा। कोई मुझे बताएगा कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में क्या डिफरेंस है? सर ये वसीम बताएगा, लास्ट टाइम मुझे याद है वसीम से डिस्कस हुआ था काफी, तो आई वांट चले कोई शेयर कर दे, कोई बात नहीं। जस्ट हमने पर्पस जो है वो चीजों को आपस में शेयरिंग करने का है। जितनी चीजें आप लोग शेयर करेंगे, हमारा यहाँ पे पर्पस किसी चीज को ठीक या गलत करना या बताना नहीं है। जस्ट ये है कि आप लोग शेयर करेंगे तो उससे आइडिया मिलेगा मुझे भी और दूसरे सबको भी, ताकि हम अपने माइंड में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको शेयर कर सकें। कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के बारे में कोई शेयर करना चाहेगा? एनीवन? चले हम यहाँ पे इनर मॉडल और आउटर मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी को। अगर हम
कोई पार्टिसिपेंट बताने लगा था, आप जरा। जी 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 प्लीज प्लीज। कौन है वो खुश नसीब? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मिस आ रही है, कम आ रही है, अगर आप थोड़ा सा कम आ रही क्वेश्चन। है? जी ठीक है, मैं आई विल ट्राई। जी देखिए, जो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी होती है, बेसिकली हमें ये एविडेंस प्रोवाइड करना होती है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं, ये कंस्ट्रक्ट्स हैं और उनके मेजर्स वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, हाईली रिलेट मतलब कोरिलेशन उसमें नहीं होना चाहिए और एक दूसरे से वो डिफरेंट है। डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी जो भी किसी मॉडल में हम कंस्ट्रक्ट्स यूज कर रहे होते हैं उसके लिए हम मेजर्स यूज करते हैं, तो उनमें जो है ना वो हाई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। सर एम आई राइट? मुझे बहुत, मैंने कान करीब करके स्पीकर के सुना है, कुछ हद तक जो मुझे सुना है उस हद तक मेरा ख्याल है आपने काफी राइटली पॉइंट आउट किया है कि हम दोबारा उसी को ही मैं कुछ उसके अंदर मजीद एडिशन करता हूँ ताकि हम इस चीज को इनर मॉडल और आउटर मॉडल को और कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल हो हम सबके लिए। देखिए सबसे पहला जो वेरिएबल जैसे है ईज ऑफ यूज, तो ईज ऑफ यूज के जितने भी रिसर्च आइटम्स हैं या फैक्टर्स हैं, क्या वो सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो कन्वर्ज कर रहे हैं उसी वेरिएबल की तरफ ही? जब हम इसको कहते हैं इनर मॉडल भी कहते हैं और कन्वर्जेंट वैलिडिटी भी इसको कहते हैं कि जो वेरिएबल है उसके जो अपने आइटम्स हैं, क्वेश्चनियर आइटम्स हैं या जिन आइटम्स के थ्रू हमने उस वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं, क्या वो सारी की सारी आइटम्स रिफ्लेक्ट कर रही हैं उसी वेरिएबल को? जब हम उस वेरिएबल की आइटम्स का उस वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप देखते हैं, या जो आपने बात की कोरिलेशन की कि कोरिलेशन अमंग द आइटम्स ऑफ वन वेरिएबल, मिसाल के तौर पे अगर हम कोरिलेशन यहाँ पे देखेंगे, ईज ऑफ यूज की जो आइटम्स हैं उनके अपनी आपस में इंटरनल कोरिलेशन देखेंगे तो वो हमारा कन्वर्जेंट वैलिडिटी होगा। और जब दूसरे वेरिएबल्स, मिसाल के तौर पे देखें, अब यहाँ पे ये जो हाईलाइट एरिया किया है इसको हमने कहा था इनर मॉडल। इनर मॉडल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ उस वेरिएबल की जो आइटम्स हैं उस वेरिएबल्स की आइटम्स की कन्वर्जेंट वैलिडिटी देख रहे हैं कि क्या वो उसी वेरिएबल पे कन्वर्ज हो रही है कि नहीं हो रही। जब हम सर ये पॉइंट जरा दोबारा क्लियर कर दें, पूरा सही तरह अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि मतलब सही जो तरह वेरिएबल्स हैं वो हाईली कोरिलेट कर रहे हैं, मतलब उनके जो सेम सिमिलर क्वेश्चंस जैसे आ रहे हैं उनके सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे ईज ऑफ यूज की यहाँ पे 5 आइटम्स हैं, तो वो 5 आइटम्स की आपस में कोरिलेशन जो है उस वेरिएबल के जितनी भी आइटम्स है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हो सकती हैं 6, 7, 8 आइटम्स हो सकती हैं, तो उनकी कोरिलेशन जो है आपस में जब वो कोरिलेट कर रही होंगी, दैट मींस वो उसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उसी वेरिएबल को मेजर कर रही हैं। तो ये क्या है, कन्वर्ज मींस के वो सारी की सारी आइटम्स कन्वर्ज कर रही हैं उस वेरिएबल की तरफ। ठीक है सर। ठीक है, इसको अभी हम फर्दर भी जब ये इनर मॉडल और आउटर मॉडल को आगे जाके टेस्ट करेंगे तो उसमें मजीद भी आपको क्लैरिटी इंशाल्लाह मिल जाएगी। अदरवाइज ना हुई तो आपने ये क्वेश्चन को दोबारा फिर रेज कर दीजिएगा। जी सर ठीक है। और जब हम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की बात करेंगे तो फिर हम ये आउटर मॉडल की मिसाल के तौर पे इस वक्त देखें, ये जो हाईलाइटेड नहीं है मॉडल, मींस के ये जो ईज ऑफ यूज की जो आइटम्स हैं और यूजफुलनेस की आइटम्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेंट है कि नहीं है। अब अगर मैं रियल टाइम के अंदर हम एग्जांपल लें, तो अगर हम चाय जो बनाते हैं, चाय के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे तो उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा बनेगा।
अगर चाय का और कॉफी का आपस में दो अलग-अलग वेरिएबल्स को अगर हम समझ रहे हों तो उन दोनों का टेस्ट जो है उनको डिफरेंशिएट करना चाहिए आपस में एक दूसरे के साथ। बिल्कुल। लाइक कॉफी जो है वो और टेस्ट देगी, या कॉफी बनाते हुए उसके इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कॉफी के मिसाल के तौर पे इंग्रेडिएंट्स और जो चाय है उसके इंग्रेडिएंट्स आपस में डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब इस एग्जांपल के अगर हम अंदर देखें तो मिसाल के तौर पे मुमकिन है जो शुगर है वो ऐसा इंग्रेडिएंट है जो दोनों के अंदर जो है वो मौजूद होगा, ऐसे ही है। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सुन रहा हूँ, सुन रहे हैं सर, बिल्कुल सुन रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, अब फिर शुगर जो होगी उसकी वो जो आइटम होगी वो क्या कर रही होगी, मुमकिन है कि उसकी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी जो है वो एस्टेब्लिश ना हो रही हो, क्योंकि वो दोनों शुगर जो है वो दोनों वेरिएबल्स का हमारे इंग्रेडिएंट बन गया है। अब वो अपने वेरिएबल के अंदर कन्वर्ज तो कर रही है, वो चाय के अंदर भी कन्वर्ज कर रही है, टी में भी और कॉफी में भी, लेकिन जब डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की हमने बात की तो वो दोनों के अंदर, क्योंकि शुगर यूज हो रही है दोनों को वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए, तो उसकी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के वहां पे इशू आएगा हमें। होप इस एग्जांपल से आपको कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को रियल लाइफ में अंडरस्टैंड करने में काफी हेल्प हुई होगी। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो बता दें, क्योंकि इन्हीं चीजों के ऊपर आगे जो है वो फर्दर डिटेल में डिस्कशंस होनी है हमारी, और जब टेस्ट अप्लाई करने हैं तो उससे पहले हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं उन सब की अंडरस्टैंडिंग हमें होना बहुत जरूरी है। टेस्ट अप्लाई करने से पहले हमें इन चीजों के बारे में क्लैरिटी, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो होना लाजमी है। सर कन्वर्जेंट वैलिडिटी जहाँ तक मुझे समझ आया है कि एक ही वेरिएबल के जो सब आइटम्स होते हैं जो उसको डिफाइन करते हैं, उन आइटम्स का आपस में लिंक अप होना जरूरी है, क्योंकि वो ही एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। इज इट राइट? बिल्कुल। बट व्हाट अबाउट डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी? जहाँ तक मुझे समझ आई है कि उसी एक वेरिएबल के सब कंपोनेंट जो है वो दूसरे में भी रिलेट करें कहीं ना कहीं। नहीं, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब ये होता है कि जब आप मल्टीपल वेरिएबल्स की बात करेंगे, एक वेरिएबल की किसी दूसरे वेरिएबल से डिस्क्रिमिनेशन की बात होगी ना। जब हम आइटम्स की जहां तक हमने बात की है तो वो आपकी स्टार्टिंग के अंदर जब हमने उस आइटम्स की बात करेंगे दूसरे आइटम से कि उसमें डिफरेंशिएट कर रही है कि नहीं कर रही। ऐसा तो नहीं है कि एक आइटम जो है वो एक वेरिएबल के अंदर भी मौजूद हो और दूसरे वेरिएबल के अंदर भी मौजूद हो, तो दैट मींस वो डिस्क्रिमिनेंट नहीं होगी ना। मिसाल के तौर पे हमने टी और कॉफी की एग्जांपल ली तो उसके अंदर हमने कहा कि शुगर ऐसी एक इंग्रेडिएंट है जो दोनों वेरिएबल्स के अंदर मौजूद होगा। तो जब वो मौजूद होगा तो इसका मतलब है वो वाली आइटम जो है वो डिस्क्रिमिनेंट नहीं कर रही होगी एक दूसरे वेरिएबल्स के अंदर। जो कर रही होगी सर वो कौन से होंगे वेरिएबल्स? वो क्या होगा जी? डिस्क्रिमिनेंट होनी चाहिए आपकी। देखें, वो इसका मतलब है कि वो अगर एक ही आइटम जो है वो दो चीजों को मेजर कर रही होगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हमारा जो है वो वेरिएबल किसी, हम टर्नओवर इंटेंशन की बात कर रहे हैं और एक तरफ हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर मोटिवेशन के अंदर भी और टर्नओवर इंटेंशन के अंदर भी दोनों में सिमिलर आइटम आ रही होगी तो इसका मतलब है एक आइटम जो है वो दो वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए तो यूज नहीं हो सकती। इसका मतलब या हमारे डाटा कलेक्शन के अंदर इशू है या हमने जो आइटम्स यूज किए हैं, जो क्वेश्चनर यूज किया है उस वेरिएबल को मेजर करने के लिए उसके अंदर कोई इशू है। ठीक है, तो उसकी फिर हम देखते हैं कि फैक्टर लोडिंग कहाँ पे कम आ रही है। जिस वेरिएबल के अंदर फैक्टर लोडिंग कम आ रही होती है फिर हम वो उस वेरिएबल के अंदर से वो आइटम जो है उसको ड्रॉप कर देते हैं।
ये हम फर्दर आगे जब टेस्ट करेंगे तो मजीद आपको क्लैरिटी इंशाल्लाह मिल जाएगी। ओके सर। जी जी जी, क्वेश्चन? नो सर, क्वेश्चन नहीं है, बस अंडरस्टैंड अब हुआ। चले, एक्सीलेंट। अभी हम आगे अप्लाई करेंगे इस टेस्ट को तो मजीद आपको इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने बात की थी कि दो तरह के मॉडल्स जो हैं वो हम टेस्ट करते हैं स्मार्ट पीएलएस के अंदर। सबसे पहला था मेजरमेंट मॉडल। अब मेजरमेंट मॉडल किस चीज के लिए यूज होता है? वो वैलिडिटी के लिए। जो आपने पहले कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस कर रहे थे एसपीएसएस के अंदर, तो उन सारी चीजों को टेस्ट करने के लिए जो स्मार्ट पीएलएस के अंदर जो टेक्निक या मेथड यूज होगा वो मेजरमेंट मॉडल होगा। सबसे पहले हम उसकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को, उसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी जो अभी हमने डिस्कस किया है, उनको टेस्ट करने के लिए हम जो है वो मेजरमेंट मॉडल यूज करेंगे। मेजरमेंट मॉडल के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की दो टाइप्स हमने मेनली डिस्कस की है। एक कन्वर्जेंट वैलिडिटी को डिस्कस किया है और एक डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को डिस्कस किया है। कन्वर्जेंट वैलिडिटी जो है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए हम तीन जो है वो क्राइटेरिया यूज करेंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया होगा फैक्टर लोडिंग का, दूसरा क्राइटेरिया होगा एवीई का जो एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड है, और तीसरा क्राइटेरिया यूज होगा रिलायबिलिटी का। ये सेम वही सिमिलर क्राइटेरियाज हैं जैसे फैक्टर लोडिंग जो है वो हम अगर एसपीएसएस के अंदर हम कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस यूज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी फैक्टर लोडिंग को हम यूज करते हैं। रिलायबिलिटी जो है वो हम एसपीएसएस के अंदर जो है वो क्रोनबैक अल्फा के थ्रू यूज करते थे, तो यहाँ पे उसकी वैल्यूज भी आ रही होंगी और उसके अलावा कंपोजिट रिलायबिलिटी भी आ रही होगी, उसको भी हम फर्दर आगे जाके डिस्कस करेंगे। और तीसरा एक मेन जो इसके अंदर क्राइटेरिया ऐड हुआ है वो एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड का है। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को जो है वो स्टेब्लिश करने के लिए दो मेन क्राइटेरियाज हैं जो यूज किए जाते हैं। फॉर्नर लैकर क्राइटेरियन है और उसके अलावा HTMT रेशो है। फॉर्नर लैकर क्राइटेरियन जो है ये अगर आप कोवेरियंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग यूज कर रहे हो लाइक अमोस या एमप्लस वगैरह, तो उसके अंदर अभी भी ये यूज हो रहा है। लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर स्मार्ट पीएलएस के अंदर सिर्फ HTMT जो है वो 2015 के अंदर एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें ये एस्टेब्लिश किया गया था कि HTMT जो है वो ज्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू फॉर्नर लैकर। तो अभी जो रिसर्च पेपर्स अगर आपको रिसेंट अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर फॉर्नर लैकर क्राइटेरियन जो है वो नॉर्मली यूज नहीं होता, सिर्फ HTMT की वैल्यूज जो टेबल है सिर्फ वही यूज होता है टू एस्टेब्लिश डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। लेकिन अगर आप फॉर्नर लैकर जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अगर आप थीसिस लिख रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप ये दोनों को रिपोर्ट कर दें तो वो अच्छी बात है। अगर ना भी करें फॉर्नर लैकर को तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने रेफरेंस इसका जरूर देना है। ये नोट एक पढ़ लें, हमने वैसे तो इसको पहले भी डिस्कस किया है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं स्मार्ट पीएलएस के अंदर उनको एक्सोजीनियस वेरिएबल्स भी कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को एंडोजीनियस वेरिएबल्स भी कहते हैं। नीचे वाले जो दो पॉइंट्स हैं ये सिर्फ स्मार्ट पीएलएस 3 जो वर्जन 3.9 तक जो आया है सिर्फ उसके लिए थे। अभी जो वर्जन 4 आज हमने इंस्टॉल किया है उसके लिए इनकी भी जरूरत नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पे पहले जो प्रीवियस वर्जन्स चल रहे थे उसके अंदर सबसे पहले आपको डाटा फाइल जो है वो SPSS के अंदर बनानी पड़ती थी और उसको CSV फॉर्मेट के अंदर जो है वो आपको सेव एज करना पड़ता था, और स्मार्ट पीएलएस जो है वो सिर्फ CSV फॉर्मेटेड फाइल जो थी उसको एक्सेप्ट करता था। लेकिन अभी जो वर्जन 4 है उसके अंदर डायरेक्टली SPSS की फाइल्स भी जो है वो यूज की जा सकती है।
ये उसी 3.9 का ही बताया हुआ था मेथड्स के, उसको आप 30 डेज का ट्रायल वर्जन जो है वो किस तरह से ले सकते हैं। तो वो तो क्योंकि आपने 4 अब यूज किया है, तो अब कंफर्म कर दें कि सब लोगों का जो है वो स्मार्ट पीएलएस जो है वो इंस्टॉल हो गया है। हाँ जी सर, हो गया स्मार्ट पीएलएस। यस सर, हो गया। काइंडली सब लोग उसको ओपन कर लेंगे, क्योंकि अब हम स्मार्ट पीएलएस की तरफ बढ़ेंगे। ये स्मार्ट पीएलएस की मेरे वाली स्क्रीन जो है वो विजिबल है। सर विजिबल है। ओके, अच्छा, आप लोगों में से कौन वॉलंटियर करेगा जो अपनी स्क्रीन शेयर करे, जिसके ऊपर हम इनिशियल स्टेप्स जो है वो करें, क्योंकि सबसे पहला जो स्टेप थे वो, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो मेरे पास SPSS स्मार्ट पीएलएस है 4, इसके अंदर ऑलरेडी एक वर्क स्पेस बनी हुई है। तो मैं चाह रहा हूं कि हम इनिशियली जो है वो सबसे पहले वर्क स्पेस जो है वो क्रिएट कैसे करते हैं, वो किसी ऐसे इंडिविजुअल के सिस्टम पे करें जिसपे ऑलरेडी जो है वो वर्क स्पेस ना बनी हुई हो। तो प्लीज अगर कोई भी वॉलंटियर करे और अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हो, ओके कर दे, तो ताहिर साहब जो है वो उसको फिर स्क्रीन शेयर के राइट्स देंगे। सर ये जिन्होंने इंस्टॉल कर लिया आप उनकी बात कर रहे हैं? जी 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 जी, उनमें से ही कोई करेगा ना। सबसे पहले इंस्टॉल तो वैसे सब लोग ही कह रहे हैं कि कर लिया है। अगर किसी का अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ तो प्लीज बता दें, क्योंकि अगर इसकी आप साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये बाद में डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए इसको प्रैक्टिस करना। तो आई वुड रिक्वेस्ट के प्लीज अगर किसी का इंस्टॉल नहीं हुआ तो वो अभी कर ले, और जिसका इंस्टॉल हो गया है तो वो काइंडली वॉलंटियरली कोई बता दे, ताकि ताहिर साहब उसको जो है वो एक्सेस दें और वो अपनी स्क्रीन शेयर कर सके। कोई भी वॉलंटियर नहीं आ सका अभी तक। उसमें आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ अपनी स्क्रीन शेयर करनी है, उसके ऊपर साथ साथ जस्ट मैं बताता जाऊंगा, आपने वो प्रैक्टिस ही करना है। हेलो सर, मुझे लगता है ये आपको ही करना पड़ा। नहीं, मैं तो कर लूंगा। असल में इशू ये है ना कि मेरे पास ऑलरेडी वर्क स्पेस जो है वो क्रिएट हुई हुई है, तो अब उससे अगर मैं शुरू करूंगा तो स्टार्ट कैसे करनी है वर्क स्पेस, उसके लिए इशू होगा किसी को। तो इस वजह से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर कोई जो है वो इसमें वॉलंटियर कर ले। कमर साहब हैं, मिस सिद्रा है, मिस राबिया हैं, वसीम साहब हैं। चंद मिनट दें बस, मैं अभी ना इसको करके ना कनेक्ट आपको देता हूँ जी, एक्सीलेंट। तो इस तरह से आपके पास जो है वो सबसे पहले जो है वो आपके पास स्मार्ट पीएलएस सब लोग ओपन कर लें, तो इस तरह से आपके पास जो है वो स्क्रीन जो है वो शेयर हो जाएगी। सर इसमें एक ऑप्शन आ रहा है, यू हैव नॉट सिलेक्ट अ वर्कस्पेस। आवाज आपकी कम आ रही है। सर इसमें एक ऑप्शन आ रहा है, यू हैव नॉट सिलेक्ट अ वर्कस्पेस। बिल्कुल ऐसे ही है, इसीलिए मैं चाह रहा था कि कोई स्क्रीन अगर आप अपनी स्क्रीन प्लीज शेयर करें। तो वो कैसे होगी? ताहिर साहब प्लीज इनको। जी जी जी, क्या नेम बता दें आप, मैं उनको कर देता हूँ। वसीम सर। वसीम आप ट्राई करें। वसीम आप शेयर कर लें स्क्रीन अब। वसीम साहब, न्यू शेयर स्क्रीन के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो हमें विजिबल हो जाएगी आपकी स्क्रीन। सर समझ नहीं आ रही कौन सा। अच्छा, नीचे अगर आप देखें ना तो जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स, चैट और साथ ही शेयर स्क्रीन का एक ऑप्शन है,
सेंटर में एंड पे लाइन आ रही होगी ना, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। वसीम, यस सर, मैंने कहा आप अपना जूम आ अकाउंट गई सर। चल क्लिक करें शेयर स्क्रीन पे। हाँ जी वसीम, आपकी स्क्रीन हम देख सकते हैं। श्योर सर। वसीम प्लीज आप इसको कैंसिल करें, मेन सर। स्क्रीन के ऊपर जाएं। जी यहाँ पे सब लोग मौजूद हैं, आपने सबने स्मार्ट PLS 4 ओपन कर लिया हुआ है। तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आएगी लेफ्ट साइड पे, चूज वर्क स्पेस। अब ये वर्क स्पेस जो है वो आपने नई क्रिएट करनी होती है, और इसके लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने एक एम्प्टी फोल्डर जो है वो क्रिएट करना है, जो कि आपकी नई वर्क स्पेस होगी। तो नॉर्मली ये होता है कि हम कोई ना कोई ऐसा फोल्डर सिलेक्ट कर रहे होते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी डाटा मौजूद होता है, तो उस वजह से वो एरर आता है, वो वर्क स्पेस जो है वो क्रिएट नहीं होती। तो अगर आप चूज वर्क स्पेस पे क्लिक करें, अब यहाँ पे आप न्यू एक फोल्डर क्रिएट कर लें, डेस्कटॉप पे या किसी भी जगह पे। नहीं, आप पहले क्रिएट करेंगे ना फोल्डर को, फिर वो फोल्डर सिलेक्ट होगा। ओके, सिलेक्ट करें। यस सर, सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए अब आपके पास जो है वो वर्क स्पेस जो है वो क्रिएट हो चुकी है। यस सर। सबसे पहले हमने वर्क स्पेस जो है वो क्रिएट करनी है, ताकि उस फोल्डर के अंदर हम जितना भी काम कर रहे होंगे वो उस फोल्डर के अंदर जो है वो सेव होता जाएगा, सारी की सारी फाइल्स। तो ये सबसे पहले हमने करना है। इसके अंदर नॉर्मली जो एरर आता है वो यही आता है कि हम जो फोल्डर सिलेक्ट कर रहे होते हैं उस फोल्डर के अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई डाटा एग्जिस्ट कर रहा होता है। अगर वो डाटा एग्जिस्ट कर रहा होगा तो आपकी वर्क स्पेस जो है वो क्रिएट नहीं होगी, और सर मेरे आपको भी साथ भी समझ यही नहीं इशू आ रहा आएगी कि इशू क्या, एरर क्या आ रहा है, क्योंकि वो एरर भी कोई नहीं दे रहा होगा। सर मेरे साथ भी सेम यही इशू हो रहा था। जी मेरे साथ भी सर सेम यही इशू हो रहा था। जी जी जी, इसीलिए मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि सबको ये आप अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये 3 के अंदर इस तरह का इशू नहीं था। जो स्मार्ट PLS 3 था उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन थी, उसमें डायरेक्टली आप ओपन करते थे तो उसमें सैंपल भी आपके पास प्रोजेक्ट्स ओपन हो जाते थे, और नया प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए डायरेक्टली आप क्लिक करते थे तो फाइल अपलोड करने का आपके पास ऑप्शन आ जाता था। अब यहाँ तक तमाम लोगों ने कर लिया। हेलो, जी सर कर लिया। प्लीज आप साथ साथ रिस्पॉन्स करते रहें, क्योंकि अभी हम फर्दर जो है वो आगे डिस्कशन को लेके तभी चल पाएंगे जब आप सब लोग जो है वो इसको अप्लाई करते जाएंगे, क्योंकि इसमें 1 बाय 1 जो है वो अभी 1-2 सेक्शन जो है वो अभी वसीम कर रहा है, तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीजों के लिए जो है वो किसी और को स्क्रीन शेयर करना पड़ेगी, और फिर उसके ऊपर जो है वो अप्लाई करेगा। अब इसके बाद जो है वो हमने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो वसीम अगर आप प्लीज क्लिक करें न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। अब इसको प्रोजेक्ट को नेम दे दें, चाहे आप सेम भी दे सकते हैं स्मार्ट PLS ट्रेनिंग का। ओके, क्रिएट कर दें। अब ये आपके पास जो है वो एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने जो है वो डाटा फाइल किस तरह से इंपोर्ट करनी है, अभी आपको मैंने एक डाटा फाइल सेंड की है। अगर आप चैट बॉक्स में देखेंगे तो एक डाटा फाइल आप सब लोगों के पास मौजूद होगी। इस डाटा फाइल को डाउनलोड कर लें।
मेरी साइड पे सर फाइल क्लियर नहीं हुई, काइंडली मैंने रीजॉइन किया तो काइंडली शेयर कर दीजिए। जी ताहिर साहब प्लीज ये फाइल जरा दोबारा शेयर कर देंगे। हेलो श्योर सर, मैं दोबारा कर देता हूँ। जरा प्लीज अगर आप डाउनलोड करके इसको शेयर कर दें, अदरवाइज मैं कर देता हूँ। वैसे वसीम ने आई थिंक डाउनलोड कर लिया, वसीम आप ही कर दें, आपने अभी अभी डाउनलोड की है। मैं सर शेयर कर दूँ। सिर्फ ड्रैग करके आपने इधर जो है वो मैंने शेयर कर दें। मैंने शेयर कर दी। थैंक यू ताहिर साहब। कर दिए सर शेयर। मिल फाइल सर, थैंक यू। क्या नाम है हमारा? काइंडली ये फाइल डाउनलोड कर लें और वसीम साहब के सिस्टम पे ही अभी हम जो है वो इसको अपलोड कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं स्मार्ट पीएलएस के अंदर। तो आप भी साथ साथ जो है वो इसको स्मार्ट पीएलएस के अंदर जो है वो इंसर्ट कर लें, ताकि हम फर्दर जब मॉडल डेवलप करें और उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई करें तो आप भी साथ साथ इसको प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा साहब, ये अभी जैसे शो हो रहा था ना इंपोर्ट डाटा फाइल, अच्छा साहब जी जी जी, इसमें जैसे ये जो स्क्रीन हमारी स्मार्ट पीएलएस 4 की ओपन है और स्मार्ट पीएलएस ट्रेनिंग के नीचे आ रहा है इंपोर्ट डाटा फाइल। जी जी मेरे पास आई थिंक स्मार्ट पीएलएस 4 तो नहीं है, 3 है, लेकिन वहां पे इंपोर्ट डाटा फाइल का ऑप्शन नहीं आ रहा। ये डिफरेंस है इसमें 4 और 3 में? जी 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 4 और 3 के अंदर डिफरेंस है। उसके अंदर प्रोजेक्ट भी इस तरह से नहीं बनाने की जरूरत पड़ती। ठीक है, तो 3 में उसमें कैसे? अगर जी जी उसमें अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको ना स्क्रीन शेयर इस पे करता हूँ। ये इसकी ना जी अब विजिबल है स्क्रीन मेरी? हेलो जी सर विजिबल है आपकी। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखेंगे ताहिर साहब, उसके अंदर इस तरह से आ रहा होगा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का। तो आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वो नाम मांगेगा, उसके बाद इस तरह से वहां पे आएगा, ऑप्शन आ रही होगी आपके अंदर। ये यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे उसके अंदर जो प्रोजेक्ट है आपका, उसमें डबल क्लिक करेंगे आपको इंपोर्ट डाटा के लिए। ताहिर साहब